हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 38। रंजीत अपने पापा की बात सुनकर कहता है, नहीं पापा, अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर जल्दी ही पता लग जाएगा। रंजीत के पापा, चलो ठीक है, और तुमने शादी का क्या सोचा है? रंजीत, शादी भी कर लूँगा, मुझे कुछ समय और चाहिए। रंजीत के पापा कहते हैं, हाँ ठीक है, समय ले लो। अब मुझे उम्मीद हो रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो। तुमने सिगरेट छोड़ दी है और पब जाना छोड़ दिया है। मुझे यह बात पता लगा तो बहुत अच्छा लगा। अब सिर्फ फार्म हाउस छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। रंजीत इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और उसके मन में फिर से यही बात घूमने लगती है कि आखिर मेरे बारे में पापा को खबर कौन देता है। क्या पापा ने मेरे पीछे कोई डिटेक्टिव तो लगा नहीं रखा? हो सकता है, वरना इतना डिटेल इन्फॉर्म कहाँ से मिल सकती है। खैर जाने दो, अब मुझे सुधरना भी है और कुछ समय शादी भी करनी है। लेकिन रंजीत के मन में यह बात पापा से पूछने की जिज्ञासा होती है। रंजीत कहता है, पापा कुछ दिन की बात है, अब आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर पापा मुझे एक बात बताइए, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है? रंजीत के पापा, वो सब छोड़ो, जानकर क्या करोगे? है कोई जो आपके पीछे साई की तरह दिन भर लगा हुआ होता है? जब भी तुम ऑफिस से बाहर निकलते हुए पीछे लग जाता है और तुम्हारे घर आने तक लगा रहता है। रंजीत कहता है, ठीक है, आपको जो करना है, आप मेरी भलाई के लिए ही सब कर रहे हो। आप अपना भी ख्याल रखिए। चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आपको कब जाना है? रंजीत के पिता, अगले महीने। रंजीत, दवाइयाँ समय पर खाते रहिए, कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रात के 8 बजे रंजीत घर से निकलकर सीधा फार्म हाउस चला जाता है। वहाँ अपने कमरे में बैठकर अकेला वाइन पीता रहता है। 9 बजे के आसपास रंजीत के पापा कुंदन का फ़ोन आता है। रंजीत, हाँ कुंदन, कहो मिले लड़के? कुंदन, हाँ सर, चारों मिल गए हैं, बस 15 मिनट में फार्म हाउस पहुँच रहे हैं। रंजीत, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 मिनट बाद 2 जीप में कुंदन उन्हें लेकर फार्म हाउस पहुँच जाता है। एक जीप में कुंदन और 2 उसके बंदे और 2 कॉलेज के लड़के रहते हैं। दूसरी जीप में 4 कुंदन के बंदे और 2 कॉलेज लड़के रहते हैं। कुंदन के बंदे पीछे से उनका कॉलर पकड़कर फार्म हाउस के अंदर ले आते हैं। कुंदन के बंदों ने शायद पहले ही अच्छी तरह धुनाई कर चुके थे। उनके मुंह सूजे हुए थे, वो रो रहे थे और माफ़ी मांगते उन्हें छोड़ देने की गुहार लगा रहे थे। उन चारों को फार्म हाउस के एक दूसरे कमरे में नीचे बैठा देते हैं। कुंदन और रंजीत कमरे में आकर उनका हुलिया देखते हैं। चारों संपन्न परिवार के बिगड़े लड़के लग रहे थे। चारों के मुंह से दारू की बदबू आ रही थी। कुंदन रंजीत को बताता है कि राकेश, ब्रजेश और अंकित को बियर बार से उठाया था और उनका दोस्त को, जिसका नाम रतन सिंह है, वो गार्डन से उठाए। रतन गार्डन में अपनी प्रेमिका के साथ रोमांस कर रहा था। रंजीत कुंदन से पूछता है, अच्छा, इनकी धुनाई हो चुकी है या अभी बाकी है? कुंदन बोलता है, धुनाई तो जैसे पकड़ में उसी वक्त अच्छे से कुटाई करके जीप में बैठा दिया, अभी थोड़ा इनका उतारा बचा है, उसे उतारना है। रंजीत उन चारों को देखकर कहता है, तुम चारों में से वो कौन है जिसने अभय को हॉकी स्टिक से मारा है? राकेश रोता हुआ चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसे पीछे से हॉकी स्टिक से उसके सिर में मारा था, गलती हो गई भैया, माफ़ कर दो। रंजीत बोलता है, बेवकूफ़, क्या नाम है तेरा? राकेश अपना नाम बताता है। बेटा राकेश, कॉलेज मारपीट में कभी सिर पर वार करके खून खराबा नहीं करते। अब क्या फ़ायदा होगा, पुलिस तुम्हें खोज रही होगी, तुम भी हाफ मर्डर केस चलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हॉकी स्टिक से पूरी ताकत के साथ अभय के सिर में दे मारी। कभी भी हॉकी स्टिक को कैसे यूज़ करते, यहाँ कहाँ मारते, कुंदन तुम्हें सिखाएगा। कुंदन, बताओ हॉकी स्टिक से कहाँ मारना चाहिए और उसका यूज़ क्या है? कुंदन हॉकी स्टिक अपने बंदे से मंगाकर राकेश की पीठ, नितंब और जांघों में दनादन मारने लगता है। राकेश ऐसा रोना रोता है कि मानो उसकी जान निकल रही है। बाकी तीनों की हालत सिर्फ देखकर ही खराब हो रही थी। 2 मिनट बाद रंजीत कुंदन को रोकता है। राकेश से कहता है, देखो जरा भी खून तुम्हारी बॉडी से नहीं निकला, नहीं ना? आइंदा झगड़ा करो तो ध्यान रखना, ठीक है? राकेश रोते हुए सिर हिलाते हुए रंजीत अब यह पूछता है कि वनिता की चोटी पकड़कर कौन खींचा था? चारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें मालूम चल गया था कि जो सामने खड़ा व्यक्ति उनसे सवाल कर रहा है वह वनिता का बड़ा भाई है। मारपीट के दौरान वनिता ने चेताया भी था। चारों चुप हो जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। रंजीत कहता है, कुंदन ऐसा करो, ये लोग शर्मा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, एक पैग मार कर आता हूँ, अब इन चारों की धुनाई करते रहना। हाँ ध्यान रखना, खून किसी का बहना नहीं चाहिए। राकेश को इनके बराबर मत मारना।
पहले उसे मार चुके हैं, उसका मार थोड़ा कम कर देना। रंजीत अपने कमरे में चला जाता है। कुंदन के बंदे जब पिटाई कर रहे थे उसमें एक बता देता है कि वनिता की चोटी रतन सिंह ने पकड़ी थी। वनिता को जो अनजान लड़का चोटी पकड़ा था उसका नाम रतन सिंह था। थोड़ी देर बाद रंजीत पैग मारकर कमरे में आता है। उन चारों की जम की पिटाई होती रहती है। रंजीत आकर कहता है, अरे अरे बस करो यार, बच्चों की जान लोगे क्या। कुंदन के बंदे रुक जाते हैं। रंजीत कुंदन से कहता है, कुंदन जरा चेक करो किसी का खून तो नहीं बहा। विजय से होते हुए कहता है, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद हम अभय के आसपास भी नहीं फटकेंगे, न वनिता न बाकी दोनों लड़कियों के पास। इस बार हमें माफ़ कर दो। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 38। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब